So guys, welcome to Ascent Gate Academy. So let us start the next topic, that is design of machine element under static loading. मैंने आपको कंटेंट में बताया भी था. So we are going to start with design of machine elements. Design of machine elements under static loading. Under static loading. So we are starting with the static loading. Then we will be entering into combined loading, then we will be entering into fatigue loading. In this way we are going to move with. तो सबसे पहले स्टैटिक लोडिंग में एंट्री करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है जो थोड़ा बहुत ज़रूरत है मशीन डिज़ाइन के लिए. तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है. ओके. और स्ट्रेस के साथ साथ आपने एक और टर्म भी सुना है, स्ट्रेन, है ना. तो अगर हम बात करें स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, जनरली अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेस क्या होता है, तो जनरली स्टूडेंट्स ये डिफाइन करते हैं, सर, फोर्स पर यूनिट एरिया. जो थोड़े से ज्ञानी स्टूडेंट होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है चीज़ों का, वो बोलते हैं सर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस. सो दे से दैट सर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज गोइंग टू बी स्ट्रेस. दे डिफाइंड इन दिस वे. और फिर यही मैं अगर स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन के लिए जनरली लोगों ने रटा हुआ होता है, इट इज द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन. दे से दैट स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन. आपको याद आ रहा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फॉर्मूलास. बट माय डियर, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है, ये डेफिनेशंस, नो डाउट दे आर नॉट रॉन्ग डेफिनेशंस, बट दे आर नॉट एग्जैक्ट ऑल्सो. मैनी इंप्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड. इसको इंप्रूव करने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आती है या स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस. जो स्टूडेंट बिल्कुल अनजान होते हैं, सोम क्या है, बिल्कुल इनोसेंट, उनको मतलब ही नहीं पता, वो बोल देते हैं सर स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आती है. उन्हें लगता है फोर्स लगा, स्ट्रेस आई, तभी तो बॉडी खींची. उनका ये मानना होता है. कुछ लोग जो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं वो बोलते हैं सर स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस. ये स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस इज समहाउ करेक्ट, बट नॉट फॉर ऑल द केसेस. क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने थर्मल स्ट्रेसेस सोम में पढ़ते हो तो एक फ्री एक्सपेंशन का केस आता है जिसके अंदर स्ट्रेन होती है पर स्ट्रेस नहीं होती. तो अगर स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस आती तो वहां पर स्ट्रेस होनी चाहिए थी, पर वहां स्ट्रेस नहीं होती. सो माय डियर, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन वाली बात पूरी तरीके से सही नहीं है. तो मैं आपको बोलूंगा माय डियर, ना तो स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आती है, ना स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस. स्ट्रेस तब आती है जब स्ट्रेन को रोकने की कोशिश की जाती है पार्शियली और कंप्लीटली. तो मैंने कहा स्ट्रेस कम्स इनटू पिक्चर व्हेनेवर स्ट्रेन इज रिस्ट्रिक्टेड पार्शियली और कंप्लीटली, देन स्ट्रेस कम्स इनटू पिक्चर. अदरवाइज स्ट्रेस डू नॉट कम इनटू द पिक्चर. सो स्ट्रेस कम्स into the picture whenever strain is restricted partially or completely. ओके. तो क्योंकि आप देखो थर्मल स्ट्रेसेस के अंदर फ्री एक्सपेंशन में स्ट्रेन होती है पर स्ट्रेन को कोई रोक नहीं रहा होता, और अगर स्ट्रेन को कोई रोकता नहीं तो स्ट्रेस आती नहीं. तो स्ट्रेस तब आएगी जब स्ट्रेन को कोई रोकने की कोशिश करेगा. दिस इज द केस आई वांटेड टू डिस्कस. एंड ड्यूरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं इससे रिलेटेड कुछ कहानी भी सुना दिया करता हूँ जो आपको याद रखने में थोड़ा सा आसानी हो, पर यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा उस सब चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं. आप बस इतना समझिए कि स्ट्रेस तब आती है जब स्ट्रेन को रोकने की कोशिश की जाती है पार्शियल और कंप्लीटली. और अगर थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, एक केस डिस्कस कर दूं, तो शायद आपके लिए काम आसान हो जाए. जिससे मैंने आपसे कहा, मान लेते एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं कि मान लो आप ऑफलाइन क्लास में आए मेरे पास, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और क्लास का टाइम था 9 से 6 सुबह, वीकेंड की क्लास थी. आप पढ़ने आए और मेरा वैसे ही मन बन गया कि आज तो भैया 9 बजे तक पढ़ाना है, पूरा दिन पढ़ाएंगे. ठीक है भाई. और मेरा मन बन गया तो मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया. अब आप तो प्लान करके आए थे 6 बजे छूटेंगे और आपका कल बाई चांस बर्थडे भी है. आपके पेरेंट्स घर गए हुए हैं, ठीक है, मतलब बाहर गए हुए हैं घर से, और आप आराम से सोच के गए थे कि चलो 6 बजे तक क्लास है, उसके बाद मज़े करेंगे. फ़ोन भी उसी हिसाब से चार्ज था कि 8-9 बजे तक बैटरी चल जाए. इस तरीके से आपके काम चल रहे थे. सो माय डियर, हुआ ये, मेरा मन बन गया कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे और मैंने क्लास 9 बजे छोड़ी. 9 से 9 12 घंटे. इतना पढ़ने के बाद तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा. अब माय डियर, हुआ ये कि आपका जो दोस्तों का ग्रुप था उसे पता था कल आपका बर्थडे, तो उसने कहा भाई देख कल है बर्थडे, पढ़ा के वैसे भी दिमाग खराब कर दिया गया आज, तो क्यों ना पार्टी शार्टी कर लें. तो आपने कहा चलो ठीक है, वैसे भी पेरेंट्स घर पे नहीं है, आज कर भी सकते हैं. तो आपका प्लान बन जाता है, अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ जाते हो और मस्त पार्टी शार्टी कर रहे हो, मज़े कर रहे हो. होता ही है, पहले आप 9 से 12 का शो देख लेते हो, उससे पहले डिनर कर लेते हो, फिर 12 बजे आपका केक वेक कट करके पार्टी शार्टी होती है. जैसा जनरली डोंट टेक इट अदरवाइज, ये सिर्फ एक समझने के लिए बता रहा हूँ. पार्टी शार्टी होती है, लगभग 2 बज जाती है, फ़ोन आपका बंद हो चुका है क्योंकि चार्जिंग थी नहीं, आपको पता नहीं था क्लास इतनी लंबी जाएगी. वहाँ पे घर पे पापा मम्मी सरप्राइज देने आएंगे, बेटे का बर्थडे आज कैसे मिस कर देंगे. दे आर वेटिंग फॉर यू गाइस.
तो अब आपके पापा के पास, मम्मी के पास आप ही का नंबर है, दोस्तों का है नहीं, तो वो मिला रहे हैं, लग नहीं रहा, उनको टेंशन हो रही है कि बेटा कहाँ गया आज के दिन, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। अब माय डियर जैसे ही 2-2:30 बजे आप पूरे कार्यक्रम के पास घर पहुँचते हो, कि आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि घर पे पेरेंट्स, आप तो खुश जा रहे थे, घर पहुँचते तो लोग नहीं है घर पर, खुला है, समझ गए पेरेंट्स आ गए, यू आर इन ड्रिंक पोजीशन, पर रात को जाएंगे कहाँ। अब जैसे ही आप खड़काते हो, वहाँ से पापा वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही आपकी एंट्री हुई, जैसे ही पापा को पता लगा कि बेटा ड्रिंक करके आया है, मिलेगी शाबाशी, पिटाई होगी वहीं पर, बात बाद में होगी, पिटाई पहले। अब जैसे पिटाई हुई, एक तो वैसे ही गलती की है आपने, कुछ बोल भी नहीं पा रहे, बट माय डियर जैसे पिटाई हुई, जल्दी इस एज में हमारे माइंड में आता है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। तो हमें लगता है कि यार बर्थडे वाले दिन कौन पिटता है यार, तो आपको बुरा लग रहा हो, पापा पीट रहे हैं। अब उसके बाद पापा ने देखा आपके एक्सप्रेशन, ऑब्वियस सी बात है अंदर ये सब चल रहा है। आपके पापा ने बोला बेटा आज तो ड्रिंक कर ली, कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा कुछ करे तो अपना सरनेम बदल लेना, मतलब घर मत आना। जब आपने ये चीज़ सुनी तो आपको और ख़राब लगा कि भाई ये घर है, जेल है, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी नहीं सकता। और गलती से अगर पापा भी ड्रिंक करते हैं तो ये भी मन में आ जाएगा कि खुद भी तो पीते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके मन में चल रही है। अब माय डियर दूसरा केस जस्टिस के अपोजिट हम मानते हैं कि आपने दरवाजा खटखड़ाया, वहाँ पे पापा 2 लिटिल पैग लेके, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये स्टोरी सिर्फ इसलिए कि आपको याद हो जाए चीज़ें, आपको समझाने के लिए, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। 2 लिटिल पैग देखा आपने जैसे ही, तो पापा बोले चलिए आते हैं। आप जैसे ही पहुँचे तो बोलते बेटा दोस्तों के साथ पियोगे, पापा के साथ नहीं। जैसे आपने चीज़ सुनी, आपने कहा क्यों नहीं पापा, और आप बहुत खुश कि यार पापा हो तो ऐसे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो माय डियर व्हेन दीज थिंग्स विल बी गोइंग ऑन, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और इस बार आपके मन में कुछ नहीं आएगा कि घर है कि जेल है, अब तो आप ये सोच रहे होंगे इससे अच्छा घर हो ही नहीं सकता, भगवान ने कितने बढ़िया घर में जन्म दिया है मुझे, तो सब अच्छा चल रहा होगा। तो माय डियर दोनों ही केस में आप रात को लेट आए 2 बजे के बाद, तो आप लेट हुए, आपने अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस, आपने जो अपनी मतलब हदें थी उनको पार किया, मतलब अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने दोनों ही केस में गलती करी, 2 बजे 2:30 बजे ड्रिंक करके घर आना सही बात नहीं है। बट माय डियर पहले केस में आपके उस जो आपने किया उसको रोकने की कोशिश की गई, पापा ने कहा ना कि अगली बार ऐसा मत करना, और जब पापा ने ऐसा कहा उन्होंने इस चीज़ को रोकने की कोशिश की। जब रोकने की कोशिश की तो जो अंदर चला इंटरनल वो स्ट्रेस था। बट माय डियर सेकंड केस में उसको रोकने की कोशिश नहीं किया गया, उल्टा पापा ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, यही तो उम्र है, यही मौज मस्ती करने की, खूब करो, मैं चाहता हूँ जो हमने नहीं किया वो आप करें, जिंदगी में खूब मजे करें। ऐसी बात अगर पापा ने बोल दी तो आप तो बहुत खुश, आपके मन में कुछ गलत आएगा ही नहीं। सो माय डियर दूसरे केस में आपके स्ट्रेन को रोकने की कोशिश नहीं की गई तो स्ट्रेस नहीं आई। कहने का मतलब ये स्ट्रेस तब आती है जब स्ट्रेन को रोकने की कोशिश की जाती है, अगर स्ट्रेन को रोकने की कोशिश नहीं होगी तो स्ट्रेस नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज समथिंग नोन एज स्ट्रेस। इसीलिए इसको इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया जैसे मैंने बोला, तो मैंने कहा ये डेफिनेशन सही है पर एग्जैक्ट नहीं। तो स्ट्रेन का मतलब होता है अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करना। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन अलग है, नॉर्मल स्ट्रेन अलग है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अलग है, सरफेस एरिया स्ट्रेन, सुपरफिशियल स्ट्रेन अलग है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। तो स्ट्रेन्स की बहुत सारी टाइप है, हर स्ट्रेन का अपना अलग मतलब है, सेम विद द स्ट्रेस ऑल्सो। तो जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेन को रोकते हैं तब स्ट्रेस आती है, पर स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस इज पार्शियली करेक्ट अगर थर्मल को आप कंसीडर नहीं करते तो। सो माय डियर दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एक इंटरनल चीज होती है, स्ट्रेन एक एक्सटर्नल चीज होती है। मैंने क्यों बोला स्ट्रेस इंटरनल चीज है, क्योंकि माय डियर जो आपके मन में चल रहा था वो आपके सिवा कोई और नहीं जानता था, पर जो आपकी पिटाई हुई ना वो प्रेशर था, वो सब जानते थे, क्योंकि जो पिटाई हो रही है वो सबको दिख रही है, इतने डंडे पड़े, इतने थप्पड़ पड़े, दैट इज डेफिनेटली मेजरेबल। बट माय डियर स्ट्रेस इंटरनल है, प्रेशर एक्सटर्नल है, स्ट्रेन भी एक्सटर्नल है। अब आपसे कोई पूछेगी क्या स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं, तो माय डियर स्ट्रेस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं बाय एक्सटेंसोमीटर्स, यस वी कैन मेजर बाय स्ट्रेन गेजेस, बाय स्ट्रेन गेज रोसेट्स वी कैन मेजर दैट, बट प्रेशर कैन ऑल्सो मेजर। माय डियर अगर आप कभी डॉक्टर के पास कभी किसी पेशेंट को देखा हो आपने, डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है तो रीडिंग बताता है इतनी रीडिंग है, पर जब किसी को टेंशन होती है मनोरोग चिकित्सक के पास जाते हैं ना, तो वो ये बोलता है इनको कि इनको टेंशन है, इनको स्ट्रेस है, वो कभी बताएगा नहीं कितने MPa है, कभी नहीं बोलता 200 MPa, जबकि प्रेशर में वो कुछ रीडिंग दे रहा होता है, क्योंकि माय डियर प्रेशर एक्सटर्नल है, मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेस इंटरनल है, मेजर नहीं हो सकती। और अगर कभी किसी दिन कोई डिवाइस बन गई जो स्ट्रेस को मेजर कर ले, माय डियर सुसाइडल केस खत्म हो जाएंगे, सुसाइड होंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पता लग जाएगा कि स्ट्रेस का लेवल एक लेवल से बढ़ गया है, और जैसे पता लग जाएगा तो उसको उसी तरीके से मेडिसिन दी जाएंगी, भाई इसको तो बेहोश करो कुछ समय के लिए, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। सो माय डियर स्ट्रेस इज इंटरनल है, स्ट्रेन एक्सटर्नल, स्ट्रेन को मेजर किया जा सकता है, स्ट्रेस को नहीं। ये कुछ बेसिक डिस्कशन था जो सौम्य होता है, मैंने हल्का सा आपके सामने रखा।
इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस माय डियर। ओके, तो इसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं तो एक छोटा सा डेरिवेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कि एक बॉडी थी, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा और ये जो लोडिंग है वो एक्सियल है, लेट अस से P इज द लोड एक्टिंग ऑन दिस। और मैंने आपसे अभी भी कहा कि स्ट्रेस तो इंटरनल होती है, तो स्ट्रेस देखनी है तो इस बॉडी को किसी प्लेन के लोग आपको कट करना पड़ेगा। अगर अब आप इस बॉडी को किसी प्लेन के लोग कट करते हैं दो पार्ट्स में, तो आपको जो दो पार्ट्स मिलेंगे वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आई एम शोइंग यू दोस टू पार्ट्स। वन पार्ट इज दिस, सेकेंड पार्ट इज दिस। अब आप किसी भी एक पार्ट को कंसीडर कर सकते हो। मैंने कहा चलो हम फर्स्ट वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं। तो आप जानते हो क्योंकि ये जो लोड लगा है, द लोड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज P, तो ये एक्सटर्नल कंडीशन है। इसको रेजिस्ट करने के लिए मटेरियल का हर पॉइंट योगदान देगा। पहले पॉइंट ने योगदान दिया P1 का, दूसरे पॉइंट ने योगदान दिया P2 का, तीसरे पॉइंट ने योगदान दिया P3 का, चौथे पॉइंट ने योगदान दिया P4 का, पांचवें पॉइंट ने योगदान किया P5 का, छठे पॉइंट ने योगदान दिया P6 का। इस तरीके से n नंबर ऑफ पॉइंट्स थे। और मैंने आपसे कहा कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बेसिक एजम्पशन होती है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो बॉडी का हर एक पार्ट किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। और अगर बॉडी का हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा तो मैं लिख सकता हूँ P शुड बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ऑब्वियस सी बात है, अगर रेजिस्टेंस बराबर नहीं हुआ अप्लाइड के, सो माय डियर मटेरियल तो फेल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका बराबर होना जरूरी होता है। ओके माय डियर, सो इट इज गोइंग टू बी नेसेसरी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश। मान लेते हैं n पॉइंट्स हैं। अब मैंने कहा अगर मैं एक एजम्पशन ले लूँ कि मटेरियल जो है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है, तो मतलब मटेरियल थ्रू आउट, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे एक जैसा है। अगर ऐसा हो जाएगा माय डियर, तो ये जो P1 है वो P2 के बराबर हो जाएगा, P2 P3 के बराबर हो जाएगा, और ये सारे फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। और हम इनको मान लेते हैं कुछ F के बराबर। तो अगर ये सारे F के बराबर है, P1 क्या है? रेजिस्टेंस शोन बाय फर्स्ट पॉइंट। P2 क्या है? रेजिस्टेंस शोन बाय सेकंड पॉइंट। P3 क्या है? रेजिस्टेंस शोन बाय थर्ड पॉइंट। Pn क्या है? रेजिस्टेंस शोन बाय n पॉइंट। तो सभी पॉइंट्स अगर F का रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ P कैन बी रिटन एज F प्लस F प्लस F प्लस F अप टू n टाइम्स। It is going to be n times of F. So P is n times of F. F is P by n. एंड माय डियर सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं? एरिया। तो वहां से आप लिख देते हो P डिवाइडेड बाय A। ओके, बट माय डियर असली में तो F है ना स्ट्रेस, असली में तो F है स्ट्रेस। F क्या है? F है इंटरनल रेजिस्टेंस शोन बाय अ पॉइंट, शोन बाय ए पॉइंट। इसलिए मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेस हमेशा पॉइंट पे ही डिफाइन होती है। स्ट्रेस कभी पूरे एरिया या बॉडी के लिए डिफाइन नहीं होती। स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड एट अ पॉइंट। ओके, सो माय डियर, आई विल बी सेइंग दैट स्ट्रेस इज डिफाइंड एट a point. Okay dear, so this is something stress and strain is crossing your limitation. ये वाली स्ट्रेन, ये स्ट्रेन नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेन है भाई। ये स्ट्रेन की कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है ना, ये तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेन हो गई। ठीक है भाई, शियर स्ट्रेन इज डिफरेंट। और यहाँ पर सोम वाला पार्ट पूरा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मुझे चाहिए है ना, बस उतनी ही बातें करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्ट्रेस हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें, अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट हेडिंग पे जिसका नाम है मोड ऑफ फेलियर्स। नेक्स्ट हेडिंग इज मोड्स ऑफ फेलियर। आपको याद होगा ये स्टेप नंबर 5 था शाफ्ट के डिजाइन का, मोड्स ऑफ फेलियर। मोड्स ऑफ फेलियर है कि कोई मटेरियल या कंपोनेंट किस किस तरह की स्ट्रेस से फेल हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप 30 से 40 घंटे में पढ़ते हो कौन कौन से टॉपिक, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्योर बेंडिंग, प्योर टॉर्शन, ये सब मैं अगले 15 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैं सोम नहीं पढ़ा रहा ना आपको, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मशीन डिजाइन। तो इसमें मुझे सोम के जिन फॉर्मूलाज की जरूरत है बस उनका डिस्कशन कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे तो मुझे ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने सोम में पढ़ा है, पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो एमडी में मेरे को जिस लेवल का आपका सोम चाहिए, आप में से अगर किसी ने सोम नहीं पढ़ा, सीधा एमडी पे अगर आ गए हो, तो उतना सोम आपको याद होना चाहिए। आप भूल चुके हो या तो उतना एक बार आपको याद आ जाएगा तो मेरे लिए भी काम आसान होगा और आप मेरी चीज़ों को समझ पाओगे। क्योंकि उस लेवल पे सोम होगा तभी, मेरे लेवल पे सोम जानोगे तभी तो मेरे लेवल पे एमडी पढ़ पाओगे, तो उसलिए वो ज़रूरी है।
सो माय डियर, मोड्स ऑफ फेलियर की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला मोड ऑफ फेलियर हम पढ़ते हैं सॉम के अंदर वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस. इट इज नॉर्मल स्ट्रेस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस, सो माय डियर देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं. सो ये मेरे पास एक बॉडी है, एक मेंबर, और जैसे ही मैंने इस मेंबर के ऊपर एक एक्सियल लोडिंग लगा दी, अब ये डिफाइंड हो गया कि ये एक बार है, क्योंकि जब हम किसी मेंबर पे एक्सियल लोड लगाते हैं तो उसको बार कहते हैं. एंड माय डियर, इस एक्सिस को बोलते हैं उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ये सारी बातें हमको पता है. तो यहाँ पर जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, अगर इस बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आता है अगर मैं किसी भी सेक्शन पे आपको दिखाऊं तो इट कम्स इन दिस वे. It comes in this way. Okay. Like this. So sigma normal is P by A. Is P by A. Now if the loading is tensile, it is said to be sigma tensile. फाइबर एक्सटेंड हो रहे हैं, ऐसे खींचा जा रहा है. एक बात ध्यान रखें, लोडिंग टेंसाइल है तो स्ट्रेस टेंसाइल आती है, लोडिंग कॉम्प्रेसिव है तो स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव. ऐसा नहीं है कि लोडिंग टेंसाइल लगाओगे तो स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव आ जाएगी, बिल्कुल नहीं. माय डियर, मटेरियल्स का सीधा सा फंडा है, तो मारोगे तो वो रेजिस्ट करेगा. और माय डियर, हम सब मटेरियल से बने, तो हमारे अंदर भी ये चीज़ इनहेरेंट है. कोई छोटा बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता, उसको तुम मारोगे ना तो वो आपको रिवर्स में मारेगा ही. उसे किसी ने कुछ सिखाया नहीं है कि रिवर्ट ऐसे करना, नहीं, ये इनहेरेंट है, मटेरियल से बने ना. तो मटेरियल्स के नेचर हमारे अंदर इनहेरेंट, जैसे हमारे पेरेंट्स के नेचर हमारे अंदर इनहेरेंट आ जाते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही बात है. ओके माय डियर, वी आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स, सो नेचर ऑफ मटेरियल्स आर ऑलवेज विद अस. इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है. इसलिए तो गांधी जी को सिखाना पड़ा था कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो, क्योंकि ये मटीरियल का नेचर है ही नहीं कि कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो. नहीं, तो मटीरियल का नहीं नेचर तो हमारा भी नहीं नेचर, इसलिए ऐसी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं. सो माय डियर, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल. इसी तरीके से अगर मान लो फाइबर्स टेंसाइल की जगह अगर फाइबर्स को कंप्रेस किया जा रहा है, लेट अस से इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज गोइंग टू बी लाइक दिस, तो ऐसे केस के अंदर अब अगर आप बात करोगे कि स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी फाइबर के ऊपर, तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे किसी भी फाइबर के ऊपर वो ऐसे आएंगे, लोड के जस्ट रिवर्स. These are compressive stresses. Here fibers are compressed. So ये normal stress है. My dear, दूसरा, इसको डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं. डायरेक्ट मतलब जो फोर्स की वजह से आए, इनडायरेक्ट मतलब जो कपल की वजह से आए. इसी तरीके से यहां देख रहे हैं हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस. डायरेक्ट शियर स्ट्रेस. सो माय डियर, अगर हमारे पास ये एक मेंबर है और इस मेंबर पे अगर मैं इस तरीके से एक शियर फोर्स लगा दूं, मैं आपको पहले ही बता दूं, एक आपने सॉम में पढ़ा होगा शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स. वहां पर हम स्ट्रेस का वेरिएशन देखते हैं थ्रू आउट द डेप्थ, बट वो तब होता है जब क्रॉस सेक्शन बहुत बड़े हो. बीम्स के केस में हम यहाँ पर मशीन डिजाइन में जो क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं वो बहुत छोटे क्रॉस सेक्शंस होते हैं, तो उन क्रॉस सेक्शन पे हम थ्रू आउट स्ट्रेस को यूनिफॉर्म जैसा ही मान लेते हैं. मतलब हम एवरेज स्ट्रेस का कैलकुलेशन करते हैं, हम थ्रू आउट द डेप्थ वेरिएशन को नहीं कंसीडर करते हैं यहाँ पर. ओके, मतलब यहाँ पे हम स्ट्रेस को सिंपल फोर्स बटे एरिया ही कंसीडर करते हैं. अदरवाइज आपने पढ़ा है जो शियर स्ट्रेस के लिए आप निकालते थे वो आता था SAY/INAB. बट मशीन डिजाइन में क्योंकि हम जिन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं उनके क्रॉस सेक्शंस बहुत छोटे हैं, बीम की तरह बड़े क्रॉस सेक्शंस नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम इस तरह का डिस्कशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं करते. हम यहाँ पर यही मान के चलते हैं कि थ्रू आउट द स्ट्रेस जो है वो एवरेज स्ट्रेस ही आ रही है. मतलब अगर ये फोर्स है तो ये वाला शियर एरिया है, तो आई विल से दैट शियर स्ट्रेस कमिंग इज डायरेक्ट शियर, इट इज फोर्स बटे शियर एरिया, फोर्स बटे पाई/4 d². सो टाउ डायरेक्ट इज
4p बाय पाई डी स्क्वायर। और इसको ऑब्वियसली बात है शियर स्ट्रेसेस को हम क्रॉस सेक्शन पे दिखाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस को हम अलोंग द लेंथ दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेसेस वहां दिखाई जाती हैं जिसके वो पैरेलल होती हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस पैरेलल है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, इसलिए उनको अलोंग द लेंथ दिखाते हैं। शियर स्ट्रेसेस पैरेलल है क्रॉस सेक्शन के, इसलिए इनको अलोंग द क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन पे दिखाओगे तो माय डियर ये कैसे दिखाओगे? डॉट क्रॉस से दिखाना पड़ जाएगा आपको, इनसाइड आउटसाइड, है ना। और अगर आप इसको लेंथ पे दिखाओगे तो लेंथ पे डॉट क्रॉस आ जाएगा। तो ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब इसको देख के पता लग रहा है कि अच्छा इतना मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। क्रॉस डॉट में तो बड़ा दिक्कत है, डायरेक्शन पता लगेगा, मैग्नीट्यूड पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए हम उसको ऐसे ना दिखाकर क्रॉस सेक्शन पे दिखाते हैं, क्योंकि शियर स्ट्रेस पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन होता है। तो वी विल एज्यूम इट इन दिस वे, कि ये हमने लगाया था एक फोर्स P, और जो इसके बदले में स्ट्रेस आएगी वो ये आएगी। So tau induces P by AS, जैसा मैंने ये लिखा है वही वैल्यू लिखना चाह रहा हूं मैं। इसको आप टाउ एवरेज भी बोलते हो। ओके, फोर्स की वजह से इसलिए डायरेक्ट बोल रहा हूं। माय डियर थर्ड, लेट अस सी इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। It is also known as बेंडिंग स्ट्रेस। ओके माय डियर, इनडायरेक्ट मतलब कपल की वजह से आएगी। इनडायरेक्ट मतलब कपल की वजह से, डायरेक्ट मतलब फोर्स की वजह से। चलिए शुरू करते हैं फिर। ये मेरे पास एक मेंबर है इस तरीके से, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये एक बेंडिंग कपल लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो हमने पढ़ा है MR बाय INA सिग्मा B बाय Y E बाय R। दिस इक्वेशन इज सेड टू बी यूलर-बर्नौली बेंडिंग इक्वेशन। और यहां से हम बेंडिंग स्ट्रेस किसी भी फाइबर पे पता लगा सकते हैं, जो कि होती है MR इंटू वाई अपॉन INA। तो आप देख सकते हो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। यहाँ y होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल फाइबर और न्यूट्रल एक्सिस। तो मैं अब ये भी बताऊंगा न्यूट्रल फाइबर और न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। लेट मी शो यू दैट। ओके, आई एम टेलिंग यू दैट। सो माय डियर, इसके लिए मैं पहले आपके सामने एक बीम बना देता हूं तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। दिस इज द बीम वी आर गोइंग टू मेक इट। लाइक दैट। ओके, और इसमें एक बीच में अलग से फाइबर बना रहा हूं। रीजन है इसको बनाने का, अभी बता रहा हूं। अब आपको पता है अच्छे से कि बेंडिंग मोमेंट लगा ऐसे, तो ये जब बेंडिंग मोमेंट लगेगा तो ऊपर वाले फाइबर, जिसको मैं टॉप फाइबर बोल रहा हूं, ये होंगे किसके अंदर? कंप्रेशन के अंदर। नीचे वाला फाइबर, जिसको मैं बॉटम फाइबर बोल रहा हूं, ये होंगे किसके अंदर? टेंशन के अंदर। एक फाइबर ऐसा होगा जिसमें ना तो टेंशन होगा ना तो कंप्रेशन, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फाइबर। सो द फाइबर एट विच नाइदर टेंशन और कंप्रेशन इज देयर, इट इज न्यूट्रल फाइबर। अब माय डियर, बात होती है न्यूट्रल एक्सिस की। सो आई वुड लाइक टू टेल यू न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। जनरली स्टूडेंट्स को बहुत मिसकॉन्सेप्शन होता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। वो इस वाली एक्सिस को न्यूट्रल एक्सिस समझते हैं, जबकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ओके, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है भाई? मैं आपसे पूछूं कि ये वाली चीज क्या है, ये ABCD क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। बिल्कुल सही बात। मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप बोलो सर न्यूट्रल फाइबर है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना,
इसी को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। अभी लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है, मैं आपको याद भी दिला दूं, अभी अगर मैं इस डायमेंशन को b और इस डायमेंशन को d बोल दूं ना, तो आप खुद बोलोगे सर i की वैल्यू होगी BD³/12। अगर ये वाली एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस होती तो i की वैल्यू LD³/12 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि l ये है। आपको पता है ना हम किसका क्यूब करते हैं, इस वाले डायमेंशन का जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। सो माय डियर, अगर ये एक्सिस है तभी तो BD³/12 लिखते हैं, नहीं तो LD³/12 लिखते हैं। तो इसलिए i को क्या लिखते हैं, BD³/12। y यहीं से डिस्टेंस होता है। जैसे अगर मान लो आपको किसी भी फाइबर पे स्ट्रेस चाहिए, लेट अस से यू वांट द स्ट्रेस ऑन दिस फाइबर, you want the stress at this fiber, so the distance from neutral axis is y, so this is going to be the stress value at this fiber। ठीक है भाई, और हमारा इंटरेस्ट तो हमेशा मैक्सिमम में होता है, तो अगर कोई आपसे बोले सिग्मा भी मैक्सिमम बताओ, तो सिग्मा भी मैक्सिमम हो जाएगा mr इंटू वाई मैक्स डिवाइडेड बाय IN इंटू बी। This will be the stress at top fiber and bottom fiber, because top and bottom both the fibers are lying at maximum distance। Okay, so this is indirect normal stress or bending stress expressions। Next, torsional shear stresses। Torsional shear stresses, if a twisting moment T is applied, so you know that torsion, twisting moment, this is again longitudinal axis। इसके लिए टॉर्शनल इक्वेशन दी गई, ये चौथे टाइप की स्ट्रेस है। टॉर्शनल इक्वेशन क्या बोलती है, T/J τ/R τ max/R max G∅/L। okay dear, so T is the twisting moment, J is polar area moment of inertia, J को आप IZZ भी लिखते हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट I की वैल्यू है ये। टाउ इज द शियर स्ट्रेस एट अ फाइबर विच इज R डिस्टेंस अपार्ट, और टाउ मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस विच इज एट द आउटर मोस्ट फाइबर। G is basically the modulus of rigidity, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड L इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ओके, तो ये सारी चीजें हमको पता है, ये आपने सोम में पढ़ी है इक्वेशन। ओके, सो टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, टाउ इज शियर स्ट्रेस। तो अब इस केस में आप देख सकते हो कि अगर मैं बोलूं जी तो कांस्टेंट है, लेंथ इज कांस्टेंट, और एक बार टी लगा दिया तो थीटा भी कांस्टेंट ही मानो, एक बार टी लग गया, जो थीटा ट्विस्ट हो रहा था हो गया, तो फिर आप लिख सकते हो ना टाउ इज G∅/L इंटू आर। फ्रॉम हेयर टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सो टाउ कैन बी रिटन एज C times R, C is constant, R is 0, tau is 0, R is maximum, tau is maximum। तो यहीं से हमारे पास आता है कि टाउ बाय आर इज टाउ मैक्स बाय आर। शियर स्ट्रेस है तो क्रॉस सेक्शन पे दिखाऊंगा, शियर स्ट्रेस है तो क्रॉस सेक्शन पे दिखाऊंगा। दिखाने का तरीका देख लो, ये क्रॉस सेक्शन है, शियर स्ट्रेस को आप किसी भी डायमीटर पे दिखा सकते हो, किसी भी डायमीटर पे दिखा सकते हो। तो जब हम शियर स्ट्रेस को दिखाएंगे तो दिखाने का तरीका होता है, देखो ये है सेंटर, रेडियस परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर, सेंटर पे 0 है, लीनियरली वेरिएशन है। लीनियर वेरिएशन कैसे पता लगा, R⁴ 1। तो माय डियर दीज आर द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, और आप ये किसी भी डायमीटर पे बना सकते हो। खास बात ये है इसके बारे में, जैसे अगर आपने कहा सर किसी और डायमीटर पे बात करो,
तो बिल्कुल ये रहा। इस वाले डायमीटर में बात कर लेते हैं। सो ट्विस्टिंग मोमेंट इज एक्टिंग लाइक दिस। तो अगर आपको दिखाना है इस पर शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, सो यू विल बी शोइंग इन दिस वे। This is how it is shown. Torsional shear stresses. Hope you are getting it. 4 हो चुकी हैं, 5वीं देख लेते हैं। It is bearing stresses. ये बियरिंग्स के अंदर आती हैं। बियरिंग्स आपको पता है, वैसे तो मैं बहुत डिटेल चीज होती है, बियरिंग को बियरिंग में ही पढ़ेंगे। जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ बहुत रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेशन, छोटी सी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन इससे कहीं ज़्यादा वास्ट है, मैं आपको ये बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो जो डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ वो बहुत छोटा बच्चा डेफिनेशन है, पार्ट ऑफ द बियरिंग बोलूँगा मैं उसको। हम बात कर रहे हैं बियरिंग विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट। तो बियरिंग एक ऐसा एलिमेंट होता है जो शाफ्ट जैसे सर्कुलर रोटेटिंग एलिमेंट को सपोर्ट करता है, और बियरिंग जब इस एलिमेंट को सपोर्ट करता है तो सपोर्ट करते हुए वो इसके मोशन को कन्फाइन भी करता है और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मोशन को नहीं होने देता। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास शाफ्ट है, दिस इज अ शाफ्ट, और अगर ये शाफ्ट है तो ये बियरिंग है। This is bearing surface. ओके, तो अगर इस शाफ्ट पे इस तरीके से रेडियल लोड लग रहा है तो ये बियरिंग इसको बियर कर रहा है। और अगर आप इसका व्यू चाहते हो, क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो मैं यहां दिखा रहा हूं, दिस इज बियरिंग। बियरिंग इज ऑलवेज फिक्स। इनसाइड द बियरिंग it is shaft, and in between them there is lubricant. Okay, but my dear there is a condition। शुरू में जब ये शुरू होता है मोशन होना, तो शुरू में जो शाफ्ट और बियरिंग है वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे ये बियरिंग है, दिस इज द बियरिंग। बियरिंग मतलब फिक्स सरफेस, और शाफ्ट अगर आप इसमें बनाना चाहते हो तो शुरू में शाफ्ट जो है वो बियरिंग के साथ ऐसे कांटेक्ट में होता है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये कांटेक्ट यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया। और जब आप इस कांटेक्ट पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, ऑब्वियसली बात है फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस आएगी। तो जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो ऐसा आता है, ये शुरू में बढ़ती है स्ट्रेस, मैक्सिमम हो जाती है, फिर कम हो जाती है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड सेट 0, इन बिटवीन इट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। सो माय डियर, अगर आप इस तरह की स्ट्रेसेस को फील करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बेसिकली पूरा का पूरा एरिया कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, जैसे यहाँ से शुरू हुआ कॉन्टेक्ट और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो और स्ट्रेसेस भी वेरिएबल हैं, अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको इसका एक और भी व्यू दे सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं एक बार और इसको बना के दिखाऊँ तो और आपको चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ा सा और बेटर व्यू देता हूँ। जैसे ये हमारा बियरिंग है, और शाफ्ट कुछ इस तरीके से। सो आई एम शोइंग यू इन दिस वे नाउ। हाँ, दिस वे। सो कॉन्टेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, कॉन्टेक्ट एंड्स हियर।
तो इसके अंदर अगर आप स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, स्ट्रेस नहीं प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन बोलना चाहिए मुझे, अगर आप इसमें प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, इट कम्स लाइक दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर. हियर प्रेशर इज 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सम वैल्यू, more value, increasing, maximum, decreasing, decreasing, decreasing. So my dear, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो है थ्रू आउट वेरिएबल है और आप इसको फील करना चाहो तो ऐसे फील करो जैसे मेरे पास ये मान लो एक चीज़ है, इसको सर्कुलर मानना, ये बियरिंग है और ये शाफ्ट है, ये ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे गिरा, तो आपको पता है शाफ्ट बियरिंग से छोटा है क्योंकि बीच में लुब्रिकेंट होने का क्लियरेंस है, तो जो शाफ्ट आएगा कॉन्टेक्ट में वो बियरिंग के पूरे सरफेस में तो कॉन्टेक्ट में आएगा नहीं, कुछ सरफेस उसका कॉन्टेक्ट में होगा, और जो कुछ सरफेस कॉन्टेक्ट में होगा जहां से कॉन्टेक्ट शुरू होगा और जहां कॉन्टेक्ट खत्म होगा प्रेशर 0, इन बिटवीन प्रेशर बढ़ेगा. आप इस चीज को फील कर लो, एक बोतल लो, उसको अपने हाथ के ऊपर से गिराओ, तो आप देखना बीच वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा दर्द होगा और साइडों में जैसे जैसे कॉन्टेक्ट छूटता जाएगा दर्द कम होता चला जाएगा, और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे. तो क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसका एवरेज इफेक्ट लेते हैं हम लोग, और इसका एवरेज इफेक्ट लेने के लिए अब इसमें बहुत ज़्यादा हमें डेरिवेशंस में इसमें नहीं जाना होता है. ये बेसिकली आप जब मास्टर्स लेवल पे जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ज़्यादा. तो इनका एवरेज इफेक्ट लेने के लिए हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं दैट बियरिंग स्ट्रेसेस, मान लेते हैं शाफ्ट के ऊपर लोड W का है, तो इट इज W बाय प्रोजेक्टेड एरिया. अब प्रोजेक्टेड एरिया मतलब प्रोजेक्ट क्या हुआ, अब आपको पता है कि बियरिंग जो है उस बियरिंग के अंदर इतने पार्ट, इतना शाफ्ट बियरिंग के अंदर अवेलेबल है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज अवेलेबल इन सिलेंड्रिकल बियरिंग, मतलब बियरिंग की कुछ लेंथ भी होती है और बियरिंग का कुछ डायामीटर भी होता है, जिसके अंदर ये स्मॉल डी डायामीटर का शाफ्ट अवेलेबल है, और इन बिटवीन ये जो है इसको रेडियल क्लियरेंस बोलते हैं. सो माय डियर, अब अगर आप एक सिलेंडर का प्रोजेक्शन लोगे, if you are going to take the projection of a cylinder, means when you are going to pass the light from it, the projection of a cylinder will comes out to be equals to a rectangle only, which is equals to this, d is diameter, l is the length. So the area is d into l, projected area. Okay, but yes, if we are going for shaft then it will be small d. Okay, तो ये small d हो जाएगा शाफ्ट के लिए बात करेंगे तो. ये बियरिंग स्ट्रेस कहलाता है. ओके माय डियर, दिस इज सेड टू बी द बियरिंग स्ट्रेस. ये मतलब हम वो फेलियर्स पढ़ रहे हैं जो जो हो सकते हैं. अब कोई कहीं हो रहा होगा, जब बियरिंग में बियरिंग फेलियर मिलेगा आपको, हर जगह अलग अलग तरह के फेलियर्स मिलेंगे. चलिए लास्ट पे आ गया हूं मैं. It is crushing stress. These are modes of failure going on. Crushing failure, my dear, अगर आपने देखा हो कभी बिस्लेरी की बोतल आपने खरीदी हो, तो जो बिस्लेरी की बोतल होती है, या फिर आप कभी रेल नीर की बोतल ले, जो भी आती है पीने वाली बोतल, उसमें लिखा होता है क्रश द बोतल आफ्टर यूज. क्रश ही लिखा होता है हमेशा. सो माय डियर, मैं आपको बता दूं क्रशिंग और बियरिंग दोनों एक जैसे होते हैं. कैसे मैं बता रहा हूँ, फिर नाम क्यों अलग है वो भी बता रहा हूँ. मैंने आपसे कहा ये है मेरे पास एक प्लेट, ये है दूसरी प्लेट, देन देयर इज अ होल बिटवीन द प्लेट्स. अब इस होल में हम रिवट डाल देते हैं. रिवट इज लाइक दिस, रिवट इज लाइक दिस. ऐसे. फिर यहां पे हैमरिंग की जाती है जो रिवट को ऐसे क्लोज कर देती है. ओके, तो रिवट का डायमीटर dr होता है और होल का डायमीटर dh होता है. तो ये तो तय है ना, रिवट का डायमीटर कम है, बिल्कुल सही बात है. तो होल का डायमीटर ज्यादा है और रिवट का डायमीटर कम है. तो जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे इस प्लेट के ऊपर, व्हेन यू विल बी अप्लाइंग फोर्स ऑन टू दिस प्लेट, तो जब आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एरिया ऐसे कांटेक्ट में आएगा और ये वाला एरिया ऐसे कांटेक्ट में आ जाएगा.
और जब ये रिलेटिवली एरियाज कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये रिवट है, ये प्लेट है, ऐसे ये ऐसे फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ये ऐसे फोर्स लगाएगी। जब आप क्रश द बोतल आफ्टर यूज करते हैं तो उसमें भी वही करते हैं। आप एक बोतल होगी आपके पास, लेटर से ये बोतल है हमारे पास, इस बोतल को आप एक साइड से ऐसे पकड़ोगे, एक साइड से ऐसे और प्रेस कर दोगे, इसी को तो बोलते हो क्रशिंग। सो माय डियर दिस इज द केस, इस तरीके से क्रशिंग होती है। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, ये है रिवट, प्लेट यहाँ से ऐसे आई, यहाँ से ऐसे आई। क्रशिंग मतलब हम पूरा क्रॉस सेक्शन को कॉन्टेक्ट में नहीं लाएंगे, कुछ क्रॉस सेक्शन को पकड़ के प्रेस करेंगे। सो माय डियर फिर जब आप रिवट को देखोगे तो रिवट की कंडीशन तो वही होगी ना कि ये देखो, ये है छोटा सा रिवट और ये है बड़ी सी प्लेट। छोटा सा रिवट बड़ी सी प्लेट के अंदर है ऐसे, ओके, लाइक दिस। और अगर ऐसा है केस तो आपको पता है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे इस एरिया पे और फिर वही आ जाएंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। बियरिंग वाला ही तो केस है बिल्कुल, और केस वही है तो रिजल्ट भी वही होगा। क्रशिंग स्ट्रेस विल बी गिवन एज लोड बटे प्रोजेक्टेड एरिया W बाय AP। तो प्रोजेक्टेड एरिया लोड बटे प्रोजेक्टेड एरिया, तो सिग्मा क्रशिंग इज लोड बटे प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ रिवट क्या होता है? अगर रिवट का डायमीटर dr है और थिकनेस ऑफ द प्लेट t है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जब आप इसका प्रोजेक्शन देखोगे dr एंड t, या इसको मैं ऐसे बनाऊं, dr इज द डायमीटर, t इज द थिकनेस, क्योंकि एक प्लेट की बात करेंगे, लोड हमेशा एक प्लेट पे काउंट होता है। तो जब आप इसका प्रोजेक्टेड एरिया देखोगे तो वही आ जाएगा फिर से रेक्टेंगल। दिस इज रेक्टेंगल ऑफ dr इंटू t। सो यू विल बी राइटिंग इट टू बी W बाय dr इंटू t। ओके डियर, हाँ एक बात ध्यान रखें, ये फोर्स हम पर प्लेट ही देखते हैं, क्योंकि ये P जैसे इस प्लेट पे लग रहा है, ये P दूसरी प्लेट पे लग रहा है, तो एक प्लेट का ही कंसिडरेशन होता है हमेशा, दो का कभी नहीं होता। सो माय डियर, क्रशिंग स्ट्रेस है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब बियरिंग और क्रशिंग एक जैसे तो इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया? भाई जब बियरिंग और क्रशिंग एक जैसे हैं तो क्रशिंग और बियरिंग को अलग अलग नाम क्यों दिया गया? फॉर्मूले सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, चीजें सेम है, वाई द नेम इज डिफरेंट? क्योंकि माय डियर बियरिंग में शाफ्ट बियरिंग के अंदर घूमता है, जबकि रिवट प्लेट्स के अंदर घूमता नहीं है। मतलब बियरिंग के अंदर रिलेटिव मोशन प्रेजेंट होता है। इन बियरिंग रिलेटिव मोशन इज प्रेजेंट, रिलेटिव मोशन इज प्रेजेंट, whereas in this relative motion is not present. So my dear, this is the basic difference between bearing and crushing. इसीलिए इस bearing में आने वाली स्ट्रेस को हम bearing प्रेशर बताते हैं और रिवट में आने वाली स्ट्रेस को क्रशिंग स्ट्रेस। मतलब दोनों का सेम ही होता है। सो माय डियर, ये आपका स्टेप नंबर 5 था शाफ्ट डिजाइन का या किसी भी कंपोनेंट के डिजाइन का, देखा था आपने। तो मोड्स ऑफ फेलियर के साथ स्टैटिक लोडिंग का पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब स्टैटिक लोडिंग की एक असाइनमेंट हम देखेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं पीपीटी पे क्वेश्चन आपको दिखाते हुए सोल्व करूंगा। और हर चैप्टर को हम ऐसे ही करेंगे, पहले थ्योरी पार्ट फिर उसका क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर में प्रीवियस ईयर्स गेट भी सारी टाइप्स इंक्लूड होंगी और उसके अलावा जो आ सकते हैं वो भी इंक्लूड होंगे। मैंने पहले का ये टॉपिक छोटे छोटे हैं, स्टैटिक लोडिंग, कंबाइंड लोडिंग, थ्योरी ऑफ फेलियर से बड़े टॉपिक शुरू होंगे, तब तक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो माइंड नहीं करना, जो है वही तो पढ़ेंगे ना। ये छोटा टॉपिक, कंबाइंड लोडिंग भी छोटा टॉपिक, थ्योरी ऑफ फेलियर बड़ा टॉपिक, फिर फटीग लोडिंग बड़ा टॉपिक, फिर उसके बाद ब्रेक, शाफ्ट, वो फिर आगे बड़े टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद एक छोटा टॉपिक और है कंबाइंड लोडिंग, आगे सारे बड़े टॉपिक हैं। कंबाइंड लोडिंग पे सोम का रिवीजन खत्म, एमडी स्टार्ट। चलिए गाइस, सो गुड बाय फॉर दिस सेशन। मिलते हैं क्वेश्चनएयर के अंदर असाइनमेंट सेशन में। ओके।